शायद मेरी लंबाई में छोटे एवं विनम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूं। दोस्तों, यह कथन एक ऐसे व्यक्तित्व का है जो अपने सुंदर शारीरिक बनावट और गुड लुकिंग फेस के लिए नहीं, बल्कि अपनी सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और कुशल नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल तंवर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल संगठनकर्ता, ईमानदार राजनेता और भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। दोस्तों, आज लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़ी बहुत रोचक कहानियां जानेंगे। अब आइए विस्तार से जान लेते हैं शास्त्री जी के जीवन के बारे में। भारत के इतिहास में शास्त्री जी एक ऐसे बेदाग नेता हैं जिन्हें केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी एक मजबूत नेता के रूप में स्वीकार किया गया। आज के इस सेशन में शास्त्री जी के जीवन से संबंधित कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य और रोचक कहानियां बताऊंगी जिससे आपको शास्त्री जी के अद्वितीय योगदान के बारे में पता चलेगा, जिसे कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में या तो कम अंकित किया गया है या तो शास्त्री जी के बारे में कुछ धुंधली सी यादें मात्र ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आदर्शवादी पुरुष शास्त्री जी के सामान्य परिचय से। दोस्तों, जनवादी नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 4 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मां का नाम राम दुलारी था। आपको एक रोचक बात बताती हूँ कि परिवार में सबसे छोटा होने के कारण लाल बहादुर जी को बचपन में उनके परिवार वाले प्यार से नन्हे उपनाम से बुलाया करते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। पिता के गुजरने के बाद शास्त्री जी, उनकी मां और उनके भाइयों के जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर में जाकर बस गई, लेकिन नियति ने यहां भी उनकी मां को दुर्दिन ही दिखाए। कुछ समय बाद ही उनके नाना का भी देहावसान हो गया। अब शास्त्री जी तथा उनके भाइयों का लालन पालन का जिम्मा उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद जी ने उठा लिया था। दोस्तों, शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में ही पूरी की थी। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद भी उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाली भरा बीता था। इसके बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके। वे कई मील दूर नंगे पांव भी तय किया करते थे, जहां तक कि भीषण गर्मी में भी सड़कें अत्यधिक गर्म हो जाती थी, तब उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। दोस्तों, मैं यहाँ अपने शास्त्री जी के संघर्षों के बारे में एक दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब शास्त्री जी बचपन में पढ़ाई के लिए निकलते थे तो रोज गंगा नदी तैर कर पार किया करते थे। यह बात सुनकर आपको भले ही हैरानी हो, पर 100% सत्य है। शास्त्री जी माथे पर बस्ता और कपड़ा रखकर कई किलोमीटर लंबी गंगा नदी को आसानी से पार किया करते थे। यही नहीं, स्कूल में मेधावी होने की वजह से बचपन में शास्त्री जी को 3 रुपया वजीफा स्कॉलरशिप भी मिला करती थी। शास्त्री जी 1927 में वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। उनमें उनकी जीवन संगिनी बनी ललिता देवी नाम की बेहद सरल स्वभाव की महिला, जो उनके ननिहाल मिर्जापुर से ही थी। यह उनके अपने शहर के पास ही था। उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक रूप में हुई थी। बड़े मजे की बात है कि शास्त्री जी को दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े मिले थे। वे दहेज के रूप में इससे ज्यादा कुछ और चाहते भी नहीं थे। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आइए अब उनको याद करते हैं।
बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी विदेशी दासता से आजादी के लिए संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे थे। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यधिक प्रभावित भी हुए थे। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर लेने का मन बना लिया था। दोस्तों, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 16 वर्ष की आयु के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई तक छोड़ देने का निर्णय किया और उनके निर्णय से उनकी मां की उम्मीदें टूट गई। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना मन बना लिया था। उनके सभी करीबी लोगों को यह अच्छी तरह से पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले शास्त्री जी अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे। शास्त्री जी ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवाद के प्रभाव में आए। शास्त्री जी का मानना था कि हम दुनिया में केवल तभी सम्मान पा सकते हैं अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत हैं और हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म कर दे। इसलिए हमने अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी के लिए संघर्ष करना ही होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक डिग्री का नाम शास्त्री था, लेकिन लोगों के दिमाग में यह उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। शास्त्री जी विहल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता में संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया और कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार की जेल में रहे। आजादी के संघर्ष में उन्होंने पूर्णतः परिपक्व बना दिया था। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के महत्व को समझ चुके थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से डायनेमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। वर्ष 1947 में उन्होंने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में अपने आप को शामिल किया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव भी नियुक्त किया गया और वे जल्द ही गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हो गए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता और उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई थी। शास्त्री जी 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का उन्होंने प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी समय वर्ष 1955 में दक्षिण भारत के अरियल के समीप एक रेल दुर्घटना हो जाती है। इसके लिए उन्होंने स्वयं को जिम्मेदार माना और स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। देश एवं संसद में उनके इस अभूतपूर्व पहल की काफी सराहना की गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए शास्त्री जी की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ उसके लिए वे जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उनमें अपना भरपूर योगदान भी देते रहे। दोस्तों, वर्ष 1961 में शास्त्री जी को भारत के गृह मंत्री और भ्रष्टाचार निवारक समिति के लिए नियुक्त किया गया। इस समय सन 1962 में भारत चीन युद्ध के सत्ते में आए नेहरू जी का साथ देने के लिए शास्त्री जी को बिना विभाग के मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया गया था।
यहाँ शास्त्री जी ने एक बार फिर अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए भारत की जनता से अपील में कहा, जब हमारी स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में है तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना ही एकमात्र कर्तव्य होता है। हमें एकजुट होकर किसी भी प्रकार के अपेक्षित बलिदान के लिए दृढ़ता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए ताकि उस चुनौती का हम बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में पार्टी के निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी संगठनात्मक प्रतिभा एवं चीजों की नजदीकी से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का योगदान बहुत ज्यादा था। चलिए अब नजर डाल लेते हैं शास्त्री जी के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कैसा कार्यकाल रहा। शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ाने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे थे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक ना होकर पूर्णतः व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ करते थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासन बेहद कठिन रहा। जहां एक ओर पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन देश। दोस्तों, शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण समय तब आया जब 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरा अनुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली जिसमें 3 रक्षा अंगों के प्रमुख, मंत्रिमंडल के सदस्य इत्यादि शामिल थे। दोस्तों, समय के वार्तालाप के कुछ अंश में आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे आपको उस परिस्थिति का अंदाजा होगा। तीनों सेना प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तु स्थिति समझाते हुए पूछा कि सर क्या हुक्म है। हमें शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। युद्ध में भारत की अप्रत्याशित जीत के बाद जब मीडिया शास्त्री जी से मिली और युद्ध के बारे में पूछा तो शास्त्री जी ने कहा था, सदर अयूब ने ऐलान किया था कि दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाए। वे इतने बड़े आदमी हैं, लही शहीम हैं, मैंने सोचा उनको दिल्ली तक पैदल चलने में तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर तक बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। दोस्तों, इस महान नेता की मृत्यु 11 जनवरी सन 1966 की रात को हुई जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के लिए वे गए हुए। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। हालांकि शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। बहुत से लोगों का, जिनके उनके परिवार के कुछ लोग भी शामिल हैं, उनका मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। इस पर भारत सरकार ने भी कई इंक्वायरी कमीशंस बिठाए, लेकिन किसी भी तरह का संदिग्ध साक्ष्य सरकार को अभी तक नहीं मिल पाया है। जो भी हो, शास्त्री जी जैसे महान नेता का अंत भारत के लिए बेहद दुखद और अभूतपूर्व क्षति है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शास्त्री जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की जो समाधि है उन्हीं के आगे यमुना नदी के किनारे किया गया था और इस स्थल को हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी सादगी और निर्णय क्षमता के लिए पूरे भारत में सराहा जाता है। हमारे इतिहास के एक बेहद ही महत्वपूर्ण समय में उनके दृढ़ नेतृत्व को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने यह स्टेटमेंट दिए थे। दोस्तों, पीएम मोदी के यह विचार यह दर्शाते हैं कि 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान शास्त्री जी अपनी उद्वत निष्ठा क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु और जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी ही थे जिन्होंने देश को प्रगति के मार्ग पर लाकर खड़ा किया। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे।
अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पहचान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जाना। आशा करते हैं आपने उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ना सिर्फ सुनी होगी, बल्कि उनके जीवन से यह तमाम सारी चीजें आपको सीखने का भी मौका मिला होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।